बिहार में बड़ा खेल होने वाला है। एक तरफ बीजेपी नीतीश कुमार को किनारे लगाने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन ने नीतीश को अपने साथ आने का ऑफर दे रखा है। बिहार में दही चूड़ा भोज का आयोजन भी शुरू हो गया है और इसे लेकर सियासत अलग से चल रही है, क्योंकि बिहार में सियासी करवट इसी तरह के आयोजन में बदलती है। इसलिए सभी की नजरें इस बार के दही चूड़ा भोज पर लगी हुई हैं और इन सब के बीच इस बार बीपीएससी में शामिल छात्रों का आंदोलन भी चर्चाओं में बना हुआ है। यह आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस तरह से विपक्ष का छात्रों को समर्थन मिल रहा है या छात्रों के लिए समर्थन बढ़ रहा है, उसके बाद एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या इस आंदोलन के सहारे नीतीश को ही कमजोर करने की साजिश तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो नीतीश को कमजोर करने का फायदा किसे होने वाला है, क्योंकि अब इस मामले में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान की भी एंट्री हो गई है। राज्यपाल ने बीपीएससी के आंदोलनकारी छात्रों से मुलाकात की है और यह मुलाकात अब नीतीश कुमार को बीजेपी का बड़ा संदेश मानी जा रही है। तो कैसे बिहार में नीतीश कुमार के साथ होने वाला है खेला या फिर बीजेपी का बिगड़ने वाला है गेम प्लान, इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार के पलटी मारने की चर्चा लगातार चल रही है और इन सब के बीच नीतीश कुमार जरूर लगातार सफाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो सही जगह पर हैं, अब कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन नीतीश की सफाई पर बीजेपी तो छोड़िए, उनके अपने करीबियों को ही भरोसा नहीं है। और इन सब के बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य का एक बयान सामने आ गया है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्या है उस बयान में, पहले सुन लेते हैं। पापा जो बोलते हैं सच होता है, पापा जो बोलते हैं सच होता है। अब रोहिणी आचार्य के इस चंद सेकंड के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस वीडियो ने तहलका इसलिए भी मचाया है क्योंकि ये पहला मौका नहीं है, क्योंकि इससे पहले रोहिणी आचार्य की बहन और लालू यादव की बेटी मीसा भारती का भी एक बयान आया था और उन्होंने भी कुछ ऐसा ही कहा था। क्या कुछ कहा था, पहले मीसा भारती को सुनते हैं। मुझसे मीडिया के भाइयों ने मुझसे भी प्रश्न पूछा था। मैंने ये कहा कि देखिए, वो दो दोस्त हैं, दोनों आपस में क्या बात करते हैं, शब्दों का प्रयोग करते हैं कि इशारे में बात करते हैं, क्या बात करते हैं, ये दोनों लोग ही समझे। तो अब आपको ये भी बता दें कि लालू यादव ने क्या कहा था। आरजेडी चीफ लालू यादव ने नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया था। कहा था कि वो आए और काम करें। हमने उनके लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं और अब नीतीश को भी अपने दरवाजे खोल देने चाहिए। और इसके बाद आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र सिंह का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार को एनडीए छोड़नी पड़ेगी। जनवरी में छोड़ेंगे या मार्च में या फिर विधानसभा चुनावों से पहले छोड़नी तो पड़ेगी, क्योंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रहेंगे और जितने दिन तक रहेंगे जेडीयू धीरे धीरे उतनी कमजोर होती जाएगी। बीजेपी जेडीयू को खत्म करने का प्लान बना रही है और अब ये दिखाई भी देने लगा है। दरअसल बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में कथित धांधली के मामले में छात्रों के आंदोलन को 3 सप्ताह हो चुके हैं। 13 दिन से जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर अनशन कर रहे हैं। इस बीच राज्यपाल ने पीके के जरिए आंदोलनकारी छात्रों को एक मैसेज भेजा और राजभवन मिलने के लिए भी बुला लिया। बाद में छात्रों ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। राज्यपाल से आंदोलनकारी छात्रों की इस मुलाकात ने नीतीश के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। सवाल उठ रहे हैं कि आरिफ मोहम्मद जो काम केरल में बीजेपी के लिए कर रहे थे, क्या वही काम अब वो बिहार में भी कर रहे हैं? क्या बिहार में भी वही काम करने के लिए उन्हें भेजा गया है? क्योंकि ये भी सवाल उठे थे कि आखिर अचानक से राज्यपाल क्यों बदले गए। अब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो नीतीश कुमार के लिए मुश्किल बढ़ने वाली है, क्योंकि बीपीएससी को लेकर चल रहे आंदोलन में बीजेपी खुद को पाक साफ बताने की कोशिश कर रही है और उसने पूरी तरह से नीतीश से खुद को अलग कर लिया है। इसका पूरा जिम्मा, यानी जो ये आंदोलन हो रहा है या छात्र जो नाराज है, इसका पूरा का पूरा जिम्मा नीतीश कुमार पर बीजेपी डाल रही है। छात्रों पर पुलिस की सख्ती को लेकर भी नीतीश का बचाव नहीं कर रही है बीजेपी, क्योंकि गृह मंत्रालय नीतीश कुमार खुद संभाल रहे हैं, तो शिक्षा मंत्रालय जेडीयू के ही पास है। ऐसे में छात्रों के निशाने पर नीतीश कुमार ही बने हुए हैं और सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि आखिर राज्यपाल को पीके के जरिए ही प्रदर्शनकारी छात्रों को न्योता देने की जरूरत क्या थी। चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या राज्य में एक निर्वाचित सरकार के रहते राजभवन को ऐसे मामलों में एक्टिव होना चाहिए? क्या राज्यपाल की अति सक्रियता तो नहीं दिख रही? क्या नीतीश कुमार को ये बात पसंद आएगी कि उनकी सरकार के बदले राजभवन ऐसे मामलों में आ गया है? दरअसल बिहार के नए राज्यपाल के रूप में जब से आरिफ मोहम्मद खान के नाम की घोषणा हुई, तभी से इस बात की चर्चा है कि क्या बीजेपी की तरफ से उन्हें नीतीश कुमार को ठिकाने लगाने के लिए लाया गया है।
अगर पिछले राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर के कार्यकाल को देखें तो जब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो राजभवन से नीतीश कुमार का काफी टकराव देखने को मिला था, लेकिन नीतीश कुमार इस टकराव को टालने की कोशिश ही करते रहे। उन्होंने टकराव को एक हद तक आगे नहीं जाने दिया, लेकिन जब नीतीश एनडीए के साथ हैं और ऐसी स्थिति में राजभवन एक्टिव है तो नीतीश सरकार की टेंशन बढ़ने की बात कही जाने लगी है। आरिफ मोहम्मद खान का राज्यपाल के रूप में पिछला जो इतिहास रहा है उसके कारण बिहार में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल केरल के राज्यपाल रहते हुए आरिफ मोहम्मद खान ने काफी सक्रियता दिखाई थी। वर्ष 2019 में जब उन्हें केरल का राज्यपाल बनाया गया तो केरल की पिनरई विजयन सरकार और केरल गवर्नर हाउस के साथ टकराव की खबरें आती रहीं। कुलपति नियुक्ति के मामले हो या फिर दूसरे मामले, सत्ताधारी सीपीएम नेतृत्व वाले गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार की नाक में उन्होंने दम कर रखा था। एक समय स्थिति ऐसी भी आई थी कि सीएम पिनरई विजयन की ओर से भेजे गए दर्जन भर विधायकों को उन्होंने मंजूरी नहीं दी, उनको रोक कर रख लिया। विजयन सरकार ने एक यूनिवर्सिटी के कुलपति के जनसंपर्क अधिकारी को निलंबित कर दिया तो आरिफ मोहम्मद खान ने अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए उन्हें फिर से पद पर तैनात कर दिया। हालात यहां तक आ गए कि उन्होंने राज्य की 11 यूनिवर्सिटी के कुलपतियों को इस्तीफा देने के लिए कह दिया। सवाल उठ रहा है कि अब बिहार में भी क्या ऐसी स्थिति बनेगी? प्रशांत किशोर के मामले को लेकर राज्यपाल और राजभवन की जो सक्रियता है वो देखी जा रही है, तो सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या इस मामले में नीतीश सरकार चुप बैठेगी? पीके बीजेपी की बी टीम है, विपक्ष लगातार ये बात उठा रहा है और अब जिस तरह से पीके को लेकर सक्रियता दिखाई दे रही है, पीके के जरिए छात्रों को संदेश और फिर छात्रों से जो मुलाकात की गई है, अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही राज्यपाल खुद अपने हाथों से पीके को जूस पिलाकर उनका अनशन समाप्त करा सकते हैं। जबकि ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार में बीजेपी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है तब से उनके निशाने पर लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी और नीतीश कुमार तो बने हुए हैं, लेकिन वो बीजेपी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे हैं, जिसके बाद पहले से ही नीतीश कुमार और जेडीयू चिंता में दिखाई दे रहे थे। और अब जिस तरह से राजभवन ही पीके को आंदोलन का हीरो बना रहा है, उससे नीतीश कुमार भी आने वाले संकट को भांपने में जुटे हुए हैं। ऐसे में अब नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। जेडीयू को नेताओं को भी संकेत मिल रहे हैं कि अगर बीजेपी के साथ लंबे समय तक टिके तो 2020 वाला खेल होने वाला है, क्योंकि पीके के जरिए बीजेपी को ही खेल करेगा जो 2020 में चिराग के जरिए किया गया था। उपचुनाव में पीके ने यह काम करके भी दिखा दिया। एक तरफ जिन सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे वो महागठबंधन का मजबूत गढ़ मानी जाती थी, लेकिन पीके ने वहां जो उम्मीदवार उतारे उन्होंने महागठबंधन के वोट में सेंध लगाई, जिसका फायदा बीजेपी को मिला और बीजेपी उम्मीदवार आसानी से जीत गया। इससे उल्टा हम और जेडीयू के उम्मीदवार एनडीए के गढ़ वाली सीट से चुनाव लड़े थे, लेकिन जन स्वराज पार्टी के उन सीटों पर जहां एनडीए की तरफ से बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था, ऐसे उम्मीदवार उतार दिए जिन्होंने एनडीए के वोट में सेंध लगा दी। गया की सीट जहां से जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को उम्मीदवार बनाया था, वहां पीके ने पासवान समाज के एक व्यक्ति को टिकट दे दिया। इसी तरह का खेल जेडीयू के खिलाफ किया गया, जिससे उनके उम्मीदवार मुश्किल से चुनाव जीत पाए। और ये सारे जो मामले हैं या ये जो घटनाक्रम है, ये बताता है कि बीजेपी के लिए ही पीके काम कर रही हैं। यहाँ तक कि छात्रों के आंदोलन में भी जब वो उतरे तो विपक्ष की तरफ से, खासकर तेजस्वी यादव की तरफ से उन्हें बी टीम बताया गया, पप्पू यादव की तरफ से उन्हें फ्रॉड किशोर बताया गया। तो ये सारी चीजें एक तरह से एक ही तरफ इशारा कर रही थी और इन सब के बीच में जब राज्यपाल वाला ये मामला निकल कर आया तो कहीं ना कहीं विपक्ष के उन दावों पर मोहर लग जाती है। और इसी के बाद से और अब इन सब के बीच में ये नए कयास लग रहे हैं कि पीके को उतारना मैदान में या राज्यपाल को बिहार भेजना, ये सभी चीजें एक ही तरफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश को साइड करने में लगी हुई है, क्योंकि ये बात साफ हो गई है कि नीतीश कुमार एक बार फिर सीएम बनना चाहते हैं, अब वो चाहे महागठबंधन से बने या फिर एनडीए से बने। इसलिए बीजेपी अब नीतीश को पूरी तरह से कमजोर करना चाहती है, जिससे अगर वो महागठबंधन में जाएं तब भी सीएम ना बन पाए और अगर वो एनडीए में रहे तब भी वो सीएम ना बन पाए। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।